नमस्कार सभी को। मैं इंदु शर्मा फिर आप अपनी कहानियाँ आपके साथ में लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी मौलिक रचनाएं हैं और जैसा कि हमारी एक अनवरत चलने वाली एक कहानी चल रही थी, रघुवंश का उद्भव, राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव, इसके 2 पार्ट अपन कर चुके हैं और आज तीसरा भाग है। आशा है आपको पसंद आ रही होगी। और ये मेरी कल्पना से लिखी हुई कहानी है। आप मूल घटनाओं को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। राजा आगे इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। और अगर आप एक चीज कहना चाहूंगी, यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन में इसका 1 2 3 करके उसका भाग मिल जाएंगे, तो आप इसका आनंद अच्छे से उठा पाएंगे। और ऐसे एक बार देखा फिर मिस हो गया तो फिर आप उसका वो मजा भी नहीं ले पाएंगे कहानी का, जो कहानी है। ठीक है, आशा आपको समझ में आया होगा। हम आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। भाग 3, राजा दिलीप की कथा और रघुवंश का उद्भव। जैसा कि हमें पता था, राजा दिलीप वन में आ गए थे और वहां पर उनका अश्व था। उसकी हिनहिनाहट से शिष्यों को पता लगा था कि यहाँ कोई पथिक है और उसने संकेत देकर उस शिष्य को बुलाया था। ये भी एक अच्छे अश्व की निशानी है। पशु में भी कितनी संवेदनाएं होती है, मानव में ही नहीं होती है। ये उसका परिणाम था कि राजा दिलीप की रक्षा हो सकी। देखिए आगे देखते हैं। और उसके साथ ही वो शिष्य राजा दिलीप को घोड़े के ऊपर अर्धचेतन अवस्था में अधोमुखी करके उनको घोड़े पर गोधन के साथ लेकर चला अपने वेधशाला आ गए थे। उस समय ऋषि वशिष्ठ प्रकृति की संवेगों को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब वो वेधशाला में आया तो वो ऋषि वशिष्ठ को ही ढूंढ रहा था। अश्व तो वेधशाला तो पहुंच चुका था और राजा दिलीप को भी जहां पर चिकित्सा की जाती है उस शिला पर लेटा दिया गया था। वेधशाला अद्भुत शिल्पकला का नमूना थी, क्योंकि वो इतनी मूसलाधार बरसात का एक बूंद पानी भी वेधशाला में प्रवेश नहीं हो रहा था। आसपास विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरण रखे हुए थे। सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था थी। ये देख के प्रतीत होता था कि यहाँ के अध्ययनरत शिष्य ने ही इसे गुरुओं की देख रेख में तैयार किया है। मतलब वहां पर हर विधा की पढ़ाई होती थी। इसका प्रमाण है ये कि जब शिष्य वेधशाला में लेके गया तो शिष्य ने जब देखा कि ऋषि वशिष्ठ समाधिस्थ है तो कुछ देर खड़ा रहकर वो वापस आ गया और अपने गुरु भाइयों को इस स्थिति से अवगत कराया। जो पति को लेकर आया था, दक्ष शिष्य अवलेह तैयार करने लगे। वेधशाला की खटर पटर से गुरु वशिष्ठ का ध्यान भंग हुआ। वे अपनी समाधि से उठकर वेधशाला में स्वयं ही उपस्थित हो गए। किसी पथिक को इस प्रकार से रोगी शैया पर लेटा हुआ देखकर उसका परीक्षण करने लगे। ऋषि वशिष्ठ का भी ध्यान भटक गया कि अचानक से इस समय आंधी तूफान में वेधशाला के अंदर शिष्य क्या कर रहे हैं। मैंने तो उन्हें विश्राम करने के लिए और पूर्व पढ़ाया हुआ पाठ याद करने के लिए कहा था, तो ये वेधशाला कैसे पहुंच गए। ऋषि वशिष्ठ भी वहां उपस्थित हो गए। निकट जाकर देखा तो मुख से उद्बोधन हुआ, महाराज दिलीप, इस अवस्था में कौन लेकर आया इन्हें। एक शिष्य ने आगे बढ़कर गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, शिष्य, गुरुदेव गुरुदेव, ये मुझे पाषाण खंड पर अर्धचेतन अवस्था में दृष्टिगत हुए हैं। इन्हीं के पास मैं इनका अश्व इनकी रक्षा हेतु याचना कर रहा था। गुरु वशिष्ठ, निसंदेह तुमने प्रशंसनीय कार्य किया है। ये हमारे महाराजा राजा दिलीप हैं, किंतु इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी इस प्रकार से अकेले निर्जन स्थान पर कैसे पहुंचे। क्या इनके साथ आखेट में और कोई भी था।
शिष्य, नहीं गुरुदेव, मैं अतिवृष्टि के कारण बहुत दूर गोधन को एकत्र करने चला गया हूँ चला मैं अतिवृष्टि के कारण बहुत दूर गोधन को एकत्र करके ला रहा था। इस वन में मुझे दूर दूर तक इनके अतिरिक्त कोई नहीं दिखा। शिष्य को कोई नहीं दिखा इसके अतिरिक्त। गुरुदेव छात्र के प्रत्युत्तर से संतुष्ट होकर औषधियों का निरीक्षण करने लगे। औषधीय लेपन में क्या क्या मिश्रण किया गया है, इसका उन्होंने अवलोकन किया। फिर स्वयं ही अपने हाथ से राजा के वस्त्रों को हटाकर उनके वज्र के समान छाती पर, फिर हाथों पर और फिर दोनों पैरों की पगतलियों के में, फिर मस्तक पर औषधीय द्रव्यों का मिश्रण लेपन करने लगे। तत्पश्चात नाड़ी स्पंदन सुनने लगे। राजा दिलीप की स्थिति कैसी है वो ये देखना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ, इनका तो उधर भी खाली है, भूखे हैं, इनके पेट में कोई अन्न का दाना ही नहीं है, लगता है भोजन ही नहीं किया। शीत ताप के अतिरिक्त अवसाद का भी प्रमाद दिख रहा है। उन्होंने नाड़ी से ही ये सब पता लगा लिया कि इनका उधर भी खाली है और इनको शीत ताप के अतिरिक्त अवसाद में भी ग्रस्त हैं, जिसे आजकल एंजाइटी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। गुरु ने इसका पता लगा लिया। सभी शिष्य लाक्षणिक चिकित्सा का गुण सीख रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने गरम गरम ओवटन लेपन से और नाक के द्वार से कुछ औषधियां सुंघाने से श्वास क्रिया सामान्य हुई और पथिक राजा दिलीप की चेतना लौटने लगी। उनकी सांसें स्थिर हुई और अर्धचेतन अवस्था से तो वो बाहर नहीं आए, लेकिन श्वास का आवागमन अच्छे से होने लगा था। उधर राजमहल में राजा दिलीप की रानी सुदक्षिणा व्याकुल सी विलाप कर रही थी। जब राजा आएंगे नहीं तो पत्नी तो व्याकुल होगी। उनके राजा दिलीप बिना सूचना के कहाँ चले गए थे। इस गुप्त योजना से मंत्री, महामंत्री सभी अनभिज्ञ थे। चारों दिशाओं में सैनिकों को दौड़ाया गया। राजा की खोज खबर के लिए वन भेजा गया। वन, उपवन, पहाड़, पर्वत, हर स्थान पर राजा दिलीप को खोजा गया, जहां जहां पे उनके जाने की संभावना थी। किसी भी दिशा में शुभ समाचार प्राप्त नहीं हुआ। सभी ओर अतिवृष्टि होने से रानी सुदक्षिणा का हृदय भयभीत हो रहा था कि राजा कहाँ फंस गए, उनके साथ क्या अनहोनी हो गई। अनेक विचार उनके जीवन का मात्र एक सहारा, वह भी अब उनसे दूर था। रानी प्रभु की शरण में अन्न जल त्याग कर वहीं बैठ गई। जब ये समाचार प्रजा से में प्रसारित हुआ तो कुछ सेवाभावी वृद्ध प्रजा ने भी रीति अनुरूप अन्न जल त्याग कर उपवास को धारण कर लिया। पहले ऐसे ही हुआ करता था कि जो राज दरबार में हो रहा है उसी का अनुसरण प्रजा करती थी। और रानी सुदक्षिणा वीरा व्याकुल होकर भोजन का त्याग कर चुकी थी। राजा दिलीप का कुछ पता नहीं चल रहा था। आंधी तूफान थे, वो किस हाल में है, कहाँ है, क्या किसी अतिवृष्टि में फंस गए। अनेक विचार, हजारों विचार सुदक्षिणा से उनकी पत्नी के दिमाग में आ रहे थे। इस दशा में प्रधानमंत्री ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास अपने संदेशवाहक को पत्र के साथ भेजा। जब कुछ नहीं मिलता तो हम गुरु की शरण में, भगवान की शरण में ही जाते हैं, कोई मार्ग बता दें। अब तक अतिवृष्टि कुछ शांत हो चुकी थी, अपने रौद्र रूप से सौम्य रूप में आ चुकी थी। जलप्रपात अपनी सीमाओं को लांघकर झरनों का रूप धारण कर चुके थे। इधर ऋषि वशिष्ठ को प्रकृति का इस प्रकार से विचलन होने का कारण समझ में आ गया था। उनके सामने ही कारण रखा हुआ था। कदाचित पवित्र आत्मा के इस प्रकार से दुखी होने से ही
सृष्टि ने अतिवृष्टि का रूप धारण किया था। आज का अंक हमारा यही समाप्त होता है और आगे देखते हैं कि राजा दिलीप की स्थिति क्या रहती है और रानी की और प्रजा की स्थिति क्या रहती है। मेरे साथ बने रहिए और अगले अंक के लिए आप जब तक आप इन अंकों का आनंद लीजिए और लेखक की मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आगे भी आपके लिए जल्दी ही ये लेकर आऊँगी। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। और हाइप अगर आता है तो हाइप भी दीजिए प्लीज। धन्यवाद सबका।